Good morning, students. Beta, I hope you all are learning well at your home and enjoying your online classes, learning day by day more and more from these classes. But there is need of practice more and more in order to crack your exam, okay, NEET exam. In starting, you all told me that ma'am, you want to crack NEET. That's why I am giving you something additional beside NCERT. Okay, so let's begin our next chapter and next topic of next chapter, that is disaccharide. Okay, but before starting this, let's revise something whatever we have learned in our last lecture. Okay, so in our last lecture we have discussed about monosaccharides. What are monosaccharides? Which can't be hydrolyzed, है ना? Those saccharides which can't be further hydrolyzed, simplest monosaccharides you can say. So तो वहाँ पे क्या होगा, जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो जब भी आप वाटर ऐड करते हैं तो वो फर्दर क्या नहीं होते, टूटते नहीं, उनकी ब्रेकडाउन नहीं होती। आगे बात समझ में, जहाँ पे हमने बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे, ठीक है, हमने ट्रायोसिस पढ़े, जहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जाम्पल पढ़ा था, और कीटोनिक में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जाम्पल पढ़ा था। स्ट्रक्चर लिखना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। फिर हमने टेट्रोसिस किए, फिर हमने पेंटोसिस किए। पेंटोस में हमने कौन सी शुगर की थी, राइबोस शुगर, राइबोस की भी फिर हमने जो है दो फॉर्म की, एक तो ओपन चेन फॉर्म की और एक रिंग फॉर्म की, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कैसी होती है, किसी भी लिविंग सिस्टम में कैसी होती है, जनरली जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। सिमिलरली हेक्सोज में हमने 3 पढ़ी थी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना। नाउ इट्स योर होमवर्क बेटा, याद रखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बार बार रिवाइज करो उसको, क्योंकि बाद में जब हम डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड बनाएंगे तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज तो हमने नॉर्मल मॉलिक्यूल बताया था, ठीक है। और फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होगा, पहला डिफरेंस, ठीक है। ग्लूकोज रिंग फॉर्म में क्या बनाती है, हेक्सामेरिक रिंग बनाती है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पाइरान या पायरेनोज कहा जाता है। और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या बनाती है तो 6 कार्बन, लेकिन सेकेंड कार्बन पे जो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, उसकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे 5 कार्बन रिंग बनती है, ठीक है ना, 5 मेंबर रिंग बनती है, सॉरी 5 कार्बन नहीं कहेंगे, 5 मेंबर रिंग बनती है। तो देखो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा आपका, ठीक है ना, तो वहाँ कौन सा होगा, फ्यूरान स्टेट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस बताया था कि 4th कार्बन पे गैलेक्टोज के अंदर ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप अपोजिट साइड में, ठीक है। कल हमने एक टॉपिक किया था न्यूटा रोटेशन, याद है कुछ, न्यूटा रोटेशन में हमने बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, अल्फा और बीटा एनोमर्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो लोकेशन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया था हमने न्यूटा रोटेशन को, चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो देखो यहाँ पे हमने आपको अल्फा फॉर्म, अगर मैं ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म देखो तो ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म क्या होगी बेटा, ये इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल सभी को बनाना आना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, H देखो पहले यहाँ लिख लो CH2OH 6 कार्बन वाला, ठीक है ना। अगर हम अल्फा फॉर्म लिख रहे हैं तो अल्फा फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि CH2O से A, अल्फा का A और फिर A का अवे, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो OH ग्रुप CH2OH से क्या रहेगा, दूर रहेगा। ये अगर ऊपर की तरफ है तो OH नीचे की तरफ रहेगा। आइए बात समझ में, ठीक है। बाकी सब एज इट इज जैसा आपने याद किया है, HOH 3rd कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे, बाकी HOH, ठीक है, और HCH2OH, ये आपका क्या बन गया, अल्फा ग्लूकोज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बीटा ग्लूकोज,
बीटा ग्लूकोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा कि यहाँ जो OH ग्रुप होता है दैट इज OH ग्रुप कहाँ होगा आपका, इस तरीके से जैसे, और OH ग्रुप क्या बताया था CH2OH से के नजदीक होता है, यानी जिस साइड CH2OH है उसी तरफ आपने क्या लिखना है OH। कहाँ पे, फर्स्ट का, इस फर्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्या कहोगे एनोमेरिक कार्बन कहा जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। बाकी एज इट इज है HOH, OH एज थर्ड कार्बन पे तो हमेशा हमें अपोजिट रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमने किया था अल्फा और बीटा ग्लूकोज के बारे में। नाउ आज जो हम पढ़ रहे हैं बेटा दैट इज एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज। देखो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज को समझने के लिए हमें क्या देखना है बेटा, देखो अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड्स की, मोनोसेकेराइड्स की, ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर जो कार्बन होगा वो क्या होता है, ऑल मोनोसेकेराइड्स है एसिमेट्रिकल कार्बन। सभी मोनोसेकेराइड्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एसिमेट्रिकल कार्बन, और इस एसिमेट्रिकल कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। क्या कहोगे, कायरल कार्बन। क्या मतलब है कायरल कार्बन का, देखो कायरलिटी भी बोलते हैं इसको। क्या मतलब होता है कायरल कार्बन का, देखो कायरल का मतलब होता है जैसे मान लो आपका एक कार्बन जिसपे कार्बन की वैलेंसी 4, ठीक है, और अगर इसमें चारों ग्रुप अलग अलग है, मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ R4 है, ठीक है, तो अब ये कार्बन क्या हो गया कायरल कार्बन, ठीक है। जैसे आपने मीथेन पढ़ा है, मीथेन में सारे के सारे हाइड्रोजन है, क्या ये कायरल हुआ, नहीं कायरल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पे OH लगा दूँ, एक पे हाइड्रोजन लगा दूँ, एक पे CH3 लगा दूँ, एक पे CH2OH लगा दूँ, ठीक है, अब ये क्या बन गया कायरल। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम कायरल कार्बन। अब देखो होगा क्या, अगर हमारे पास किसी जगह पे किस मॉलिक्यूल में कहीं पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसकी जब मिरर इमेज बनेगी, ठीक है ना, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनेगी। जैसे देखो अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें, ठीक है, इसकी मिरर इमेज, बीच में मिरर लगा हुआ है, आपको मिरर इमेज इसकी देखनी है, तो आपको मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है कि नहीं, दिखेगी कि नहीं, है ना। जैसे मान लो हम अपने इस हाथ की मिरर इमेज देखते हैं तो ऐसे आएगा, ठीक है, अपोजिट, मतलब यहाँ पे तो इम्पॉसिबल है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब कि जैसे मान लो हम अपना मिरर के अंदर अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको मिरर में क्या दिखाई देता है कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है, बट होता तो वो भी राइट हैंड है ना। तो इस टाइप की इमेज उसको नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। जैसे देखो मान लो आपने लिखा P कुछ इस तरीके से, तो मिरर में कैसे दिखाई देगा ऐसे, ये होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। जैसे आपने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर अपीयर्स टू बी राइट साइड ऑफ द लेटर, है ना, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो कायरल कार्बन होने की वजह से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना, ये रोटेट करती है। आगे बात समझ में, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये कायरल कार्बन क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड ऑप्टिकल एक्टिविटी टू मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में, इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। अब ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहाँ से पास करेगी तो वो क्या करेगा, कायरल कार्बन उसको रोटेट करेगा, आइदर टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, तो दीज आर जो ये एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट में रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बेटा
नोट्स आपको टाइम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ दे भी रही हूँ, बट आप बस तैयारी करो। 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है हमारा क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, नॉर्मली यहाँ पे लगा दिया आपने एल्डिहाइड ग्रुप, ये CH2OH। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपने OH लिखा, यहाँ आपने H लिखा, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, यहाँ पे OH इस साइड, ये इस साइड, बाकी OH OH एंड देन H। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, अगर तो यहाँ हमें मेनली कायरल कार्बन कहाँ देखना बेटा, मेनली कायरल कार्बन ये है आपका दिख रहा है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, देखो कायरल ही है, इधर OH ग्रुप है, इधर ये वाला ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन, इधर ये ग्रुप है। तो आप देखेंगे तो ये सारे क्या है, कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, हाँ इसको कह सकते हो कि कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो जाए। ठीक है ना, तो देखो अगर हमें ये देखना है कि मॉलिक्यूल हमारा मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, उसके लिए हमें देखना है पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है, अब ये पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे CHO लिख देते हैं, CH2OH OH H OH H OH H, ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज है। ठीक है, अब क्या है, अगर तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है किस डायरेक्शन में मतलब मॉलिक्यूल उसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट हैंड साइड में। तो देखो जो लास्ट कार्बन है उससे जस्ट पहले वाला कार्बन क्या कहलाता है, पेनल्टीमेट कार्बन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहोगे इसको, पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है, क्या मतलब होता है पेनल्टीमेट कार्बन का, नेक्स्ट टू लास्ट कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट टू लास्ट कार्बन। आगे बात समझ में, पेनल्टीमेट वर्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे पेनल्टीमेट कार्बन पे आपको चेक करना है, अगर तो OH आपका राइट हैंड साइड में, ठीक है, अगर तो OH आपका राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। अब इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी का या तो D लिख दो या प्लस लिख दो, बात बराबर। ठीक है ना, स्मॉल d नहीं लिखना, उसका मतलब अलग। ठीक, तो देखो हम इसको D ग्लूकोज लिखते हैं, क्या लिखोगे, D ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ किसकी, लीवो रोटेटरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं, CH2OH, इस साइड आपका OH H OH H OH H एंड CH। अगर इस पे देखा जाए तो यहाँ पे पेनल्टीमेट कार्बन ये है, और यहाँ अगर OH हमारा इस साइड आ जाए, ये क्या बन गया बेटा, L ग्लूकोज। L का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। समझ में आ गई बात, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद करना, या तो L लिख दो या फिर माइनस भी लिख देते हैं, स्मॉल l नहीं लिखना। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। शाबाश, अब मुझे ये लिखकर दिखाओ कि आपका जो ग्लूकोज है, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है आपका D ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और वो L ग्लूकोज हो गया। जनरली लिविंग सिस्टम के अंदर जो है आपको D फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड आर D आइसोमर्स। ठीक है, और इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स कहते हैं। क्या बोलोगे इनको, इनेंशियोमर्स। क्या बोलोगे बेटा, इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, पहले देख लो, डेफिनेशन देख लो। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दैट आर
एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, देखो जब ये कैसा दिखा है, ये तो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गए हैं कार्बन, ये आमने सामने जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, वो भी कैसे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल समझ रहे होगे। ठीक है ना, जैसे मान लो ये वाला मेरा थंब इसमें इधर दिखाई दे रहा है, तो मिरर इमेज में वो इस साइड दिखाई दे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। ठीक है ना, तो देखो स्टीरियोमर क्या होते हैं, स्टीरियोमर वो होते हैं जिनका क्या होता है, सिर्फ जो है अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट क्या है, मतलब आइसोमर्स पढ़े हैं जो आपने, जिनका स्ट्रक्चर अलग है बट फॉर्मूला सेम है, उनको आइसोमर्स कहते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने 10th क्लास में। तो स्टीरियो मतलब अरेंजमेंट, तो स्टीरियो आइसोमर और आइसोमर आर सेम, ठीक है ना, तो दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनेंशियोमर्स किसे कहते हैं। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और वो इमेजेस नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। अल्फा एंड डी फॉर्म अल्फा का नाम आ रहा है, डी एंड एल ग्लूकोज, ठीक है ना, एक दूसरे के इनेंशियोमर है। अच्छा एक बार मुझे ड्रॉ करके बताओ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड और लिवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, मुझे बना के दिखाओ। तो कैसे बनाओगे, देखो बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड है, कल भी मैंने बताया था फॉर्मूला, ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन 1 2 3, पहले पे तो CH लगेगा, लास्ट में CH2OH लगेगा, बच गया 1 कार्बन। ठीक है, तो यही हमारा पेनल्टीमेट होगा, तो यहाँ OH आएगा और यहाँ आपका H आएगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या बन गया आपका टी ग्लिसरॉल्डिहाइड। वहीं पे अगर मुझे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, तो वहाँ कैसे करोगे बेटा, वही सेम 1 2 3 CH2OH, ये CHO, ठीक है, अब क्या करना है, OH लेफ्ट हैंड साइड में और ये हो गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आप राइबोज का भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इनेंशियोमर्स बनाते हैं। तो देखो 2 टर्म आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं और दूसरा म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ठीक है ना, म्यूटा रोटेशन भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। वहाँ म्यूटा रोटेशन जो शो करते हैं उनको एनोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात करते हैं डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से कर लेना, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। देखो मोनोसैकेराइड्स हम कर चुके हैं, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ऐसे मोनोसैकेराइड्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना, मतलब कुछ मोनोसैकेराइड के अंदर ही कोई पर्टिकुलर चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड। पहला देखते हैं, देखो डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज। देखो बेटा, राइबोज शुगर देखी आपने, राइबोज शुगर कुछ इस तरीके से देखी थी, दिस वन इज राइबोज शुगर, ये क्या है आपकी राइबोज शुगर, HOH HOH HOH, ठीक है, HCH2OH, दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है आपकी राइबोज हो गई। अब देखो डीऑक्सी, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ऑक्सीजन कितने हैं, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक ऑक्सीजन कम कर दो, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम कर दो, लेकिन कहाँ पे, एट दी सेकेंड कार्बन। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे आपने क्या करना है बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगाना, और तब हमारा जो शुगर बनेगी, पेंटोज शुगर जो बनेगी, वो क्या बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी। ठीक है,
ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया H। अब की बार HOH की जगह पे क्या लगाना है आपने, HOH। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों का तो मुझे पता नहीं बेटा, मैं कई बार बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैं आपकी एज में, ठीक है। मैं मेरी गलतियां बता रही हूँ जो मैं गलती करती थी। पढ़ा तो हमने भी यही था, बट हमारे भी टीचर ने हमें बताया कि थर्ड पोजीशन पे OH जो है अपोजिट साइड का था, और आई वॉज रियली कंफ्यूज फॉर दिस। बेटा ये पेंटोज है, पेंटोज में ऐसी गलती मत करना, पेंटोज में जिस साइड है OH उसी साइड रहेगा, ठीक है ना, चेंज मत करना इसको, वरना फिर आपका जो DNA का स्ट्रक्चर है ना वो हमेशा गलत करोगे। इवन BSc तक मैं ये गलती करती थी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे इस ये तो क्या है हमारा राइबोज शुगर हो गया, ठीक है। जब एक ऑक्सीजन कम हो गई तो फॉर्मूला बन गया C5H10O4, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोज, क्या बोलोगे, डीऑक्सीराइबोज। आगे बात समझ में, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज इज डिराइव्ड फ्रॉम राइबोज, दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड मोनोसैकराइड। ये क्या बनाता है, इट इज शुगर प्रेजेंट इन RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और DNA और RNA में क्या फर्क होता है, एक डिफरेंस तो यही हो गया सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे जो शुगर होगी दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये D किसके लिए आता है, शुगर के लिए, ठीक है। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे ना वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है बेटा, समझ के करोगे तो बार बार कह रही हूँ बायोकेमिस्ट्री बहुत इजी है, रटने का कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पहला डीऑक्सीराइबोज। नाउ अच्छा, आज जो राइबोज शुगर है वैसे और भी मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे ADP के अंदर हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें NADP की, FADP, वहाँ पे भी इसका रोल होता है, इट इज मेजर कंपोनेंट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट डिराइव्ड शुगर कौन सी है बेटा, अमीनो शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ तो बहुत इजी और ना समझो तो बहुत ज़्यादा। अमीनो शुगर मतलब कि आपकी शुगर के अंदर हमने क्या लगा दिया है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। देखो केमिस्ट्री ऐसी चीज है जिस दिन समझ में आ जाए उसके बाद तो आपको मतलब कि रटना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। जस्ट आपको चीजें समझनी है। हमें पता है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, भाई नाइट्रोजन 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बनाएगा H NH3 जिसको लिख सकते हो, है ना, अमोनिया बोलते हो। लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक हाथ अभी एक बॉन्ड इसका खाली है, ठीक है। तो अब ये अमोनिया ना हो के ये क्या बन गया है, अमीनो ग्रुप। क्या बन गया, अमीनो ग्रुप। अभी एक हाथ खाली है ना, एक जगह खाली है जहाँ पे ये कुछ भी अटैच कर सकता है, तो यहाँ पे हमारी क्या ऐड हो जाती है, ग्लूकोज ऐड हो जाती है, और वो क्या बन जाती है, ग्लूकोज अमीन, मतलब कि वो क्या बन जाएगी, आपकी अमीनो शुगर बन जाएगी। तो ये क्या है आपका अमीनो ग्रुप, NH2 क्या है आपका, अमीनो ग्रुप, क्लियर। तो देखो यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पे लेंगे दैट इज ग्लूकोज अमीन, ग्लूकोज अमीन। आप बताओ, देखो बहुत इजी है इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर बनाना। कैसे, सबसे पहले बनाओ आपका ग्लूकोज इस तरीके से, यह हो गया ग्लूकोज, ठीक है। और अमीनो ग्रुप आपने लगाना है, ये हो गया CH2OH, ये H, ठीक है, ये H, ये OH, OH इधर आएगा क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज है, ये H, ये OH, ये H, ये OH, अल्फा ग्लूकोज बनाते हैं। अब हमें क्या लगाना है इसके ऊपर, हमें लगाना है अमीनो ग्रुप। बात आते ही अमीनो ग्रुप लगेगा कहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बेटा, इसको सेकेंड कार्बन के OH को हटा के अगर आपने क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, अब ये क्या बन गया है आपका, ग्लूकोज अमीन बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज अमीन, क्लियर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, क्या दूसरा एग्जाम्पल है अल्फा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, अल्फा डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब देखो
हम अपनी बेसिक नॉलेज यूज कर रहे हैं। देखो फॉर्मूले जनरली देखो पेपर में नहीं आते, बट फिर भी आपको समझ में आना जरूरी है, ताकि हम जब पॉलीमर्स बनाए तो वहाँ हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, हम जो लिख रहे हैं एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि ये है क्या, बाय स्ट्रक्चर है क्या। तो देखो अल्फा, इसका मतलब हमारा ग्लूकोज कुछ अल्फा फॉर्म में है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। डी है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एन फॉर नॉर्मल होता है। एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, यहाँ एक तो एसिटाइल ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप है किसके ऊपर, ग्लूकोज। अब एसिटाइल ग्रुप पहले याद करो, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये तो क्या था आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और एसिटाइल की बात करें तो बेटा एसिटाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C, एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 और या CH3, ये हो गया आपका एसिटाइल ग्रुप। OOH आता है ना, तो OH ग्रुप हट गया यहाँ से, और ये जो बॉन्ड है, मतलब अगर ये एसिटिक एसिड होता तो ये ऐसे होता, ठीक है, बट हमने इस OH को हटा दिया, इसको क्या बना दिया, एसिटाइल। जैसे मीथेन से मिथाइल बनाते हो, तो एसिटिक एसिड से हमने क्या बनाया, एसिटाइल ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्लूकोज हमें पता है, अमीन हमें पता है। ठीक है, अब ये अमीन जो है यहाँ पे देखो, जो हम कैसे बनाएंगे, पहले बनाओ अपना ग्लूकोज, ठीक है ना। ये तो क्या बना दिया हमने, ग्लूकोज बना दिया। दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CH2OH हो गया, ये H हो गया, ठीक है, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H, ये OH, ये है OH और ये तो हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एसिटाइल ग्रुप भी लगाना है और अमीनो ग्रुप भी लगाना है। अब अमीनो ग्रुप में तो NH2 था, तो NH2 की जगह अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस पे एसिटाइल ग्रुप भी जोड़ना है। तो ये तो हो गया हमारा NH2 की जगह यहाँ हमारा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका N एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया और ये अमीनो ग्रुप। अब हमें को जोड़ना है तो पहले एक हाइड्रोजन हटाना भी तो पड़ेगा, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। याद करो, आपने कहीं पढ़ा है NAG, नैग, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, नैग ही तो बोलते हो, पढ़ा है कहीं पे नैग, नैम पढ़े हैं, याद करो। जब हमने आपको पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ाया था तब मैंने समझाया था कि यहाँ क्या होते हैं, नैग और नैम अल्टरनेटली अरेंज होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन में। पेप्टिडोग्लाइकन एक क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल, और उसमें माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, नैग और नैम होते हैं। नैग क्या है, नैग यही तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूल, देखो यही तो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जब हम उसको केमिकल लेवल पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है और कौन कौन सी डेराइव्ड शुगर होती है, शुगर एल्कोहल, सॉरी शुगर एसिड्स। नेक्स्ट क्या है, शुगर एसिड्स, ठीक है ना। तो शुगर एसिड्स में देखो नाम से ही पता चल रहा है कि शुगर के अंदर क्या जोड़ दो, कोई एसिडिक ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका, शुगर एसिड बन जाएगा। ठीक है, शुगर के अंदर क्या ऐड कर दो, शुगर एसिड ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएंगे आपके, शुगर एसिड। एग्जाम्पल के लिए एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी रिच, ठीक है। ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो गया, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब ग्लूकोयूरोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, हेक्सो शुगर हो गई। यहाँ हमारा CH2OH हो गया लास्ट में, ये आपका क्या हो गया, OH H H OH H OH OH H and H, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमें यूरोनिक एसिड है, ओइक एसिड से क्या आया है, ओनिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ आपको सिर्फ COH जोड़ देना, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड, क्या बना, डी ग्लूकोनिक एसिड। ये ग्लूकोनिक है, ग्लूकोयूरोनिक नहीं है बेटा, ये ग्लूकोनिक है, ठीक है। और ग्लूकोयूरोनिक में क्या होगा, वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी आएगा आपका, CHO ग्रुप भी आएगा, बट इसके साथ साथ 4 5 6
ये लास्ट वाला कार्बन आपका क्या होगा, COOH होगा। ठीक है, बाकी एज इट इज आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये OH आएगा, ये H आएगा इस साइड, फिर OH इस साइड H, ये OH और ये OH, ये H, ये है आपका ग्लूकोयूरानिक एसिड। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोयूरानिक एसिड, ग्लूकोयूरानिक एसिड दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यही है कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का हमें पता होना चाहिए। कुछ होते हैं शुगर एल्कोहल्स, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, शुगर एल्कोहल्स। अब क्या होते हैं शुगर एल्कोहल्स वो समझ लो। देखो बेटा, मैं ये चीज़ बना के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव हो। ठीक है, वरना मुझे भी लेक्चर छोटा बनाना आता है, मैं भी डायरेक्ट सब कुछ लिख के आपको एज इट इज समझा देती। ठीक है, जैसा हमने सेल में किया था कि पहले का लिखा हुआ एज इट इज समझा दिया, जो चीज़ें कुछ अलग से समझाने की थी वो वैसे समझा दिया। बट यहाँ एक एक चीज़ को लिख कर समझाने का मतलब है कि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है चीज़ों में। मैं बना बनाया आपको दे दूँ, क्योंकि बना बनाया तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, बना बनाया आपको कॉपी में भी मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पता नहीं चलेगी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा, इसीलिए आपको जो है थोड़े से लेक्चर लंबे हो जाते हैं, बट ये मत सोचिए ये लेक्चर देख लोगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होगी। ठीक है ना। अब देखो शुगर एल्कोहल्स के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की, मैनिटॉल की। शुगर एल्कोहल, शुगर एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ देखो हम किसकी बात करते हैं, ग्लिसरॉल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब लिपिड पढ़ोगे वहां पे भी काम आएगी, मैनिटॉल। ठीक है ना, मैनिटॉल। तो देखो ग्लिसरॉल का डायग्राम कैसा होगा, 1 2 मतलब फॉर्मूला 1 2। ठीक है, यहाँ क्या होता है, OH H OH H OH H, बाकी वैलेंसी कंप्लीट। दिस इज ग्लिसरॉल, मतलब तीनों का, भाई देखो ये क्या बन गया, कंप्लीट क्या बन गया है आपका, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, तीनों कार्बन पे OH ग्रुप है और यहाँ, अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या डिफरेंस रह गया मैडम, है ना। भाई वो भी 3 कार्बन का था, तीनों पे OH ग्रुप था, तो क्या डिफरेंस हो गया बेटा, तीनों पे OH ग्रुप कैसे था, वो ऐसे था, C डबल बॉन्ड O है, सॉरी वो ऐसे था, कुछ समझ में आया, वो ऐसे था। क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये देखो, ये आपका यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल है, OH ग्रुप है, अल्कोहल है, और यहाँ क्या है आपका एल्डिहाइड है, इसलिए ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये मैडम ने क्या बता दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO ग्रुप आएगा, ग्लिसरॉल में सारे ही अल्कोहलिक ग्रुप आते हैं। ठीक, तो बेटा छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स में शुगर एल्कोहल्स हो गई। ठीक है, दीज आर शुगर एल्कोहल्स, समझ में आया। ठीक है ना। अब देखो शुगर एल्कोहल्स के साथ साथ लास्ट जो हम यहाँ पे करते हैं, शुगर एल्कोहल तो भी दे रखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डाइसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, आज कोशिश करेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ताकि कल के लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड्स कर लें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स तो क्या है डाइसैकेराइड्स, those saccharides which produces two monomeric monosaccharides, two monosaccharides दोनों, मतलब कि जिसकी जब अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस क्यों, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी का यूज करके किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना, क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोलिसिस क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी आप सिंथेसिस देखोगे तो फिर आपको इसके डाइजेशन भी समझ में आएगा। देखो
कहने का मतलब है, मान लो ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ये हो गया आपका डाइसैक्राइड, ये क्या हो गया डाइसैक्राइड। जब इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास दो अलग अलग मोनोसैक्राइड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस यूनिट को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, डाइसैक्राइड बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइसैक्राइड्स बनते कैसे, ठीक है ना, तो बनते कैसे, ऑब्वियसली जो जिन चीज़ों के जिसके टूटने से दो अलग अलग चीज़ें बन रही है, ऑब्वियसली वो उन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है ना। तो देखो डाइसैक्राइड्स क्या होता है, मान लो ये आपका एक मोनोसैक्राइड ले लेते हैं, चलो ये ग्लूकोज ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमने लिया ग्लूकोज, ठीक है, H और OH, ठीक है, बाकी मैं नहीं लिख रही हूँ। और यहाँ पे हमने दिया दूसरा ग्लूकोज कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, आगे बात समझ में, ये H हो गया, ये OH हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे इस वाले का फर्स्ट कार्बन और इस वाले का फोर्थ कार्बन, ठीक है, उस पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं उसमें से OH इसका और H इसका, चलो इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं, OH ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके इसको जब हम माइनस करें क्या निकला, H2O निकला, क्या निकला बाहर, H2O निकला। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बन गया वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बना, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या बना, कुछ इस तरीके का बना, आगे बात समझ में, ठीक है, ऐसे करके मॉलिक्यूल हमारा, ठीक है ना। तो देखो ये जो बॉन्ड हमारा बन रहा है, ये जो बॉन्ड हमारा बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, बाय लूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस पूरे बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, इस पूरे बॉन्ड को कहा जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की भी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी मतलब अगर आपका क्या है, ये वाला ग्लूकोज अल्फा है, ठीक है, ये वाला भी अल्फा है या जो भी है, ठीक है, हम बात करते हैं कि किन दो मॉलिक्यूल्स के कौन से कार्बन के बीच में बनता है, ये हो सकता है 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, यानी कि पहले वाले का फर्स्ट कार्बन दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन, ठीक है, हो सकता है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, ठीक है, हो सकता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बीटा 1,4 में क्या होगा, पहले वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो बीटा मॉलिक्यूल, ठीक है ना, अल्फा ना होगी बीटा होगा। अच्छा, ब्रांचिंग होती है तो ये क्या बन जाता है, ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हो सकता है, आइए बात समझ में। तो ये डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुए हैं तो वाटर मॉलिक्यूल किसके बीच में से निकलता है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसमें जब आप पानी ऐड करेंगे, ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड बना है ये पानी के बाहर निकलने से बना है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, क्या कहोगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहोगे, या फिर क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या कहोगे, कंडेंसेशन रिएक्शन, आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, जब भी डाइसैक्राइड बनती है तो दो पर्टिकुलर मोनोसैक्राइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्या हैं, डाइसैक्राइड्स, ठीक है, बट बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो 3 डाइसैक्राइड्स मेन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हालांकि है तो बहुत सारे, बट आपको कम से कम ये 3 तो याद रखने ही है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन किए गए। अब 3 कौन कौन से हैं, देखो बेटा, पहला तो है सुक्रोज, पहला कौन सा है, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब मुझे ये बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसका डिफरेंस था, ग्लूकोज जो होता है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज के अंदर कैसा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप होता है।
प्लस हमने रिंग्स देखी थी, है ना, रिंग्स भी देखी थी आपने कि जो है ग्लूकोज कैसा बनाता है, फ्यूरान रिंग बनाता है, और जो फ्रक्टोज है वो किस टाइप की रिंग बनाता है, पायरान रिंग बनाता है। ठीक है, तो बना के देखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा। देखो बेटा, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सुक्रोज का, पहले बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन गया ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या बन गया, ग्लूकोज। और हमने कौन सा बनाना, अल्फा ग्लूकोज। HOH, ये CH2OH हो गया, ये आपका H हो गया, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये H, ये OH, ये H, ये H, ये OH। ठीक है, ये क्या बन गया, अल्फा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब बनाते हैं फ्रक्टोज। तो हमें पता है कि फ्रक्टोज क्या है बेटा, आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, और नंबरिंग हमें कहाँ से करनी है, नंबरिंग यहाँ से, CH2OH। ठीक है ना, ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, ये वाला जो आएगा दिस वन इज कार्बन नंबर 6। ठीक है ना, H, तो दिस वन इज योर फ्रक्टोज। ये क्या बन गया है, फ्रक्टोज बन गया है। समझ में आया। ठीक है, इसको सही करो बेटा, ये H यहाँ आएगा, ये OH यहाँ आएगा, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल का वो चेंज कर दिया, नंबरिंग चेंज कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको अपनी ऐसे, और देखो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिड्यूस होगा वो कौन सा होगा, ये वाला रिड्यूस होगा, ये वाला। ठीक है, -H2। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, और क्या बन गया बेटा यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। तो मुझे ये बताओ, ये बॉन्ड क्या बना, ये बॉन्ड क्या बना, ये बॉन्ड बना 1,2 अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटा बॉन्ड हमेशा ध्यान रखो कौन सा है, क्योंकि जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो जब भी सुक्रोज बनता है तो क्या बनता है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। आगे बात समझ में। अब कहोगे सुक्रोज कहाँ मिलता है, जनरली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये केमिकल मिलेगा। इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर जो है जब फूड बनता है तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, सुक्रोज की फॉर्म में ही बनता है, ट्रांसपोर्टेशन भी सुक्रोज की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, तो सुक्रोज क्या है, जस्ट डाइसेक्राइड है, जो टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और हनी के अंदर अगर हम देखें, हनी के अंदर हमें क्या मिलता है, वही सेम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो, बट वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं, अलग अलग। कुछ कंटेंट किसका मिलता है, ग्लूकोज का, कुछ कंटेंट फ्रक्टोज का मिलता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। तो ध्यान रखना, सुक्रोज में क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज तो बहुत ईजी है, माल्टोज माल्ट शुगर हो गया। ठीक है, माल्ट शुगर बोलते हैं जिसको हम बेसिकली। और जनरली जैसे आप स्टार्च वगैरह की जहाँ बात करते हैं तो उसी की छोटी यूनिट मान सकते हो आप। तो देखो क्या है, माल्टोज सेकेंड टाइप की डाइसेक्राइड आपको कौन सी याद करनी है, माल्टोज। और माल्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, दो ग्लूकोज की यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है बेटा, माल्टोज बनता है। ठीक है, जब दो ग्लूकोज की यूनिट जुड़ती है तो क्या बनता है, माल्टोज। और यहाँ जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा आता है, ये जो बॉन्ड बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वही सेम ग्लूकोज बना दो। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज बनाना, इसलिए ये OH ये H। ठीक है, यहाँ से भी ग्लूकोज बना दो दूसरा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऑब्वियसली 4th कार्बन पे ये H ये OH। ठीक, और दोनों में से
यहाँ से ये माइनस कर दो, ये वाला ये ऐसे करके माइनस कर दो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से माइनस कर दो कुछ इस तरीके से, माइनस H2O। तो बॉन्ड क्या बनेगा हमारा, बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये होती है, ठीक है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ठीक है ना। पहले बताना भूल गई मैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। आ रही बात समझ में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या हो गया, कौन से टाइप का हो गया, 1,4, फर्स्ट कार्बन इसका, फोर्थ कार्बन इसका। क्लियर। जब ब्रांचिंग होगी, मान लो जब ब्रांचिंग होती है तो वहाँ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। आ रही बात समझ में। अब देखो तीसरी जो शुगर आपको याद करनी है, लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है बेटा, मिल्क शुगर होती है। क्या होती है, मिल्क शुगर। आपके जो दूध होता है, ठीक है, कैसा भी दूध लगा लो, उसके अंदर जो शुगर मिलती है दैट इज लैक्टोज। और लैक्टोज वर्ड कहाँ से आया है, देखो दिस इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एक्चुअल में इसको ना अगर बेटर तरीके से याद करना है तो आप इसको याद करो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और यहाँ की जो बॉन्डिंग है वो ध्यान में रखना बेटा, बीटा 1 बीटा, यहाँ जो बॉन्डिंग होगी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे है, एक बार इसको देख लेते हैं बाय डायग्राम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो है हमें यहाँ गैलेक्टोज बनाना है, वो भी क्या बनाना है, बीटा गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो देखो चीजें इसीलिए आपको कह रहे थे कि मोनोमर जब तक याद नहीं होंगे तब तक आपकी क्या याद नहीं होंगी। पेपर में आपसे इस तरीके से मॉलिक्यूलर डायग्राम कोई नहीं बनवाएगा। थ्योरेटिकल पेपर में फिर भी बनवा सकते हैं थ्योरी के अंदर, लेकिन वैसे एमसीक्यूज में कभी कोई नहीं बनवाएगा। बट इम्पॉर्टेंट एक तो ये बॉन्ड है, एक कौन किससे मिलकर बना, ठीक है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना, ये आपका गैलेक्टोज है, CH2OH तो आएगा, ग्लूकोज जैसा ही होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है कि फोर्थ कार्बन पे यहाँ OH है, ये H है थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे बिल्कुल इसी के जैसा, ये OH और ये H, ठीक है। बाकी हमें क्या ध्यान रखना है, ये बीटा गैलेक्टोज बना रहे हैं, बीटा गैलेक्टोज बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो OH ग्रुप होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जो OH ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोज है। प्लस हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ग्लूकोज लिखना है, ठीक है। ग्लूकोज हमारा अल्फा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज हमने जैसा बनाया है अभी तक अल्फा ग्लूकोज ही बनाएंगे हम, ठीक है। HOH OH H H OH OH H CH2OH एंड देन H। अब की बात जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, ये, ठीक है ना। तो हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने इसको हटा दिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अब तक जो ये कार्बन हो गया, ठीक है ना, ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसके बीच का बॉन्ड, ठीक है ना। बुक्स में जनरली गलत दिया हुआ मिलता है, यहीं से हमें क्या बनाना चाहिए, ये बॉन्ड बनाना चाहिए, यहाँ से इसके बीच में बॉन्ड बनाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये बीटा है, बीटा गैलेक्टोज है, ये आपका अल्फा ग्लूकोज है। तो एक्चुअल में जब इसका केमिकल नेम होता है वो कैसा होता है लैक्टोज का, बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बहुत बड़ा नाम ले दिया ना, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल, ठीक है, इसका एक्चुअल नेम जो हो गया, कॉमन नेम है ये, ठीक है। और उसके बाद लिंकेज आ गई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गई, और फिर इसको क्या कह दिया, अल्फा जो है ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये क्या हो गए आपके डाइसैकेराइड्स हो गए, ठीक है ना,
ना, दीज आर डाइसैकेराइड्स। अब जो इम्पोर्टेंट है बेटा कि एक टर्म आती है सेलोबायोज, एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है सेलोबायोज के ऊपर, तो ये आप याद कर लेना। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, 1 साल पहले या 2 साल पहले ही आया था ये। देखो सेलुलोज क्या होता है, जो बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती है, जब हम पॉलीसेकेराइड करेंगे वहाँ सेलुलोज अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब मैं जो बता रही हूँ दैट इज सेलोबायोज। सेलोबायोज क्या होता है? सेलोबायोज देखो जनरली ये प्रेजेंट नहीं होता कहीं पे, ठीक है, लेकिन जब सेलुलोज की बैक्टीरियल ब्रेकडाउन होती है, जब बैक्टीरिया सेलुलोज को तोड़ते हैं, ठीक है ना, मान लो ये आपका सेलुलोज का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें 3000 के आसपास ग्लूकोज के यूनिट है, ठीक है, तो वो एक साथ सारे को नहीं तोड़ेगा, वो किस किस की फॉर्म में तोड़ेगा, 2-2 की यूनिट में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पर्टिकुलर ग्लूकोज की यूनिट बनी है किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, उसको क्या कहेंगे हम? सेलोबायोज कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो सेलोबायोज क्या होता है बेटा? इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग सेलुलोज डाइजेस्ट ड्यूरिंग ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। इट इज डाइसैकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी हुई है, ठीक है ना, वही ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है। एंड कब बनती है? फॉर्म्ड ड्यूरिंग बैक्टीरियल ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा कभी नहीं बनेगी, वैसे हमें नहीं मिलती, नेचुरली नहीं मिलती, ठीक है। कुछ क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं बेटा, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, इनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूस कर देना, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर यानी कि रिड्यूस करने वाले, रिडक्शन करने वाले, ठीक है। तो जो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, कौन कन्वर्ट करेगा? जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? दोज शुगर्स विच हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग Cu2 पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव। अब ये Cu2 पॉजिटिव और C पॉजिटिव कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको फैलिंग सॉल्यूशंस के अंदर मिलेंगे, ठीक है, या तो किसके अंदर मिलेंगे? फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे, या कुछ और सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है बेंडिक्ट टेस्ट। केमिस्ट्री में टीचर आपको अच्छे से करवाएंगे बेटा, हमें यहाँ बस ये जानना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ऐसे पर्टिकुलर शुगर जिसमें क्या है? फ्री या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या फिर क्या हो? कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो, जो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, रिड्यूस कर दे उसको, ठीक है। और ये हमें जनरली कुछ सॉल्यूशंस के अंदर मिलते हैं, जैसे कि हो गया फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो ये इनकी पूरी केमिस्ट्री आपको केमिस्ट्री टीचर समझाएंगे, बट यहाँ पे हमें देखना है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। अब देखो बेंडिक टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? अब ये देखा जाता है कि पर्टिकुलर, मतलब अगर हमें देखना है कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम उस क्या करते हैं? बेंडिक टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है, कलर चेंज भी होता है, ठीक है ना, और हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस है या नहीं है, शुगर की प्रेजेंस है या नहीं है यूरिन के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज वो रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग, ठीक है। लेकिन बाकी माल्टोज हो गया या क्या हो गया आपका? लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये क्या है बेटा? दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज ध्यान करो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ग्लूकोज का भी आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड उसका क्या था? फ्री था, इधर से कीटोनिक इसका फ्री, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये हमें क्या देते हैं? मतलब इसके ऊपर Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में रिड्यूस कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्राइसैकेराइड्स है। तो ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं? देखो, ट्राई का मतलब 3, सैकेराइड्स यानी कि ऐसे सैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है,
ऐसे सैकराइड्स जो क्या दे, 3 मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करें, मोनोसैकराइड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, अपॉन हाइड्रोलिसिस, अपॉन हाइड्रोलिसिस। अब तो समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोलिसिस क्यों तो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके ऑलिगोसैकराइड्स हो गए या फिर आपके जो मतलब कि डाइसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स, है ना, ये सारे जो हैं मोनोसैकराइड्स को छोड़ के बाकी जो बन रहे हैं ऑब्वियसली ये किससे बन रहे हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बन रहे हैं, कंडेंसेशन से, वाटर के रिमूवल से। तो ऑब्वियसली जब वाटर मिलाओगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिसिस में जब 3 मोनोसैकराइड्स आपको मिलते हैं वो क्या कहलाएगा, ट्राइसैकराइड कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेफिनोज, ये क्वेश्चन पीएमटी में आया, नीट में आया हुआ है रेफिनोज, ठीक है। रेफिनोज किससे बनता है बेटा, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, तीनों शुगर, तीनों के तीनों हेक्सोज शुगर इसके अंदर आ जाते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि रेफिनोज मिलता कहाँ है, ये कहाँ मिलता है, इन द रूट्स ऑफ इन द रूट्स ऑफ शुगर बीट, ठीक है। शुगर बीट के अंदर जो है उनके रूट्स में क्या होता है, ये रेफिनोज मिलता है। कहाँ इसका यूज़ है, हमारे इंडस्ट्रियल लेवल, हमारे मेडिकल लेवल पे देखें तो बेटा हमारी बॉडी कभी भी रेफिनोज को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। किडनी में कंप्लीट क्या हो जाती है, जो है फिल्टर आउट हो जाती है, ठीक है ना, हमारी बॉडी हमारे ब्लड में नहीं जाएगी, हमारा ब्लड इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जितना हम खाएंगे रेफिनोज एज इट इज वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम किडनी की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को, GFR को नापने के लिए करते हैं, ठीक है। जितना जल्दी रेफिनोज बाहर आ रहा है इसका मतलब हमारी किडनी उतना ही बेटर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो जनरली इसके लिए इसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा कुछ एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ते हैं। देखो स्वीटनिंग इंडेक्स की बात करते हैं। स्वीटनिंग इंडेक्स क्या बता रहा है हमें कि कौन सी शुगर कितनी मीठी है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे जो सुक्रोज है, सुक्रोज की जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो 100 मान ली, इसको पैरामीटर मान लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में बाकी शुगर कितनी मीठी है वो हमें उसका स्वीटनिंग इंडेक्स बताएगा। जैसे माल्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स क्या है, 32, ठीक है, 32 है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, सुक्रोज से कम मीठी है। लैक्टोज, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 16, ग्लूकोज 70, फ्रक्टोज 170। कहने का मतलब सभी में सबसे ज़्यादा मीठा कौन सा है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर, ठीक है। अब एक कंपाउंड है मोनेलिन, इट इज़ द स्वीटेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन ये क्या है, बाय नेचर प्रोटीन है। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, ठीक है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन में मोनेलिन भी दिया मिलेगा, तो वहाँ मोनेलिन मत लगा के आ जाना, ठीक है। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट में फ्रक्टोज ही लगाओगे, ठीक है ना। और ये भी देखना उसने नेचुरल पूछा है या फिर क्या कौन सा पूछा है। अगर तो उसने नेचुरल पूछा है तो फ्रक्टोज, लेकिन अगर आर्टिफिशियल पूछ लिया तो सैकरीन आर्टिफिशियल शुगर है जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स कितना है, 40,000। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो अच्छा, तो ये चीज़ आपने स्वीटनिंग इंडेक्स के रेस्पेक्ट में याद करनी है। मोलेनिन का कितना होता है, 2 लाख, इससे सैकरीन से भी ज़्यादा है, बट प्रोटीन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। दिस इज अ प्रोटीन। अब देखो बेटा मोस्ट ऑफ द ऑलिगोसैकराइड जो होते हैं, जो ऑलिगोसैकराइड्स हम कर रहे थे, हमने पूरे नहीं किए, हमने सिर्फ ट्राइसैकराइड तक किया है, बिकॉज दीज आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, रिगार्डिंग योर सिलेबस। तो देखो अगर हम बात करें ऑलिगोसैकराइड की, तो हमने पढ़ा है कि ऑलिगोसैकराइड्स जो हैं वो सेल के सरफेस पे, ESM पढ़ा था ना हमने, जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ क्या थे, ग्लाइको प्रोटीन्स थे, है ना, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स थे, तो वो ऑलिगोसैकराइड्स ही तो थे, ठीक है। तो अब वो किसका काम कर रहे थे, वो नेम टैग का काम कर रहे थे। तो मोस्ट ऑफ ऑलिगोसैकराइड इन अ सेल आर फाउंड ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, दीज आर प्रेजेंट एट द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड बिहेव लाइक ए नेम टैग। MHC मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर हमने पढ़ा था, याद हो तो अगर आपको, सेल वाला, ठीक है। ऐसे ही जो है अगर हम बात करें जाइलुलोज की,
ठीक है। जाइलुलोज एक नॉन न्यूट्रिटिव स्वीट शुगर होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती। मतलब कि जब हम जाइलुलोज खाएंगे तो हमें मीठा तो महसूस होगा, लेकिन वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो जैसे आपने सुना है ना, शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, या फिर जो है मतलब कि शुगर फ्री जो कंटेंट मिलते हैं हमें, उसमें क्या होता है, उसमें इसी टाइप के तो कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इस टाइप के कंपाउंड दिए जाते हैं अलग अलग ब्रांड के नाम से। इराइथ्रोज है, इरिथ्रोज जिसको कहते हैं, तो ये जनरली जो है लिग्निन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट है, उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। टायरोसिन अमीनो एसिड, फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। राइबोज की बात हम कर चुके हैं, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कैसे वो आगे बात करेंगे। एनएडीपी क्या है आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, एनएडी, एफएडी, ठीक है। आरएनए, राइबोज शुगर, ऑब्वियसली शुगर राइबोज आ गई है उसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। गैलेक्टोज, हाँ बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने शायद पिछले लेक्चर में जो है ग्लूकोज को ब्रेन शुगर बता दिया था, उसको थोड़ा एक्टिफाई कर लेना। गैलेक्टोज इज़ योर ब्रेन शुगर, ठीक है। और जनरली जब हम कल्चर मीडियम बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो मीडियम तैयार किया जाता है लैब्स के अंदर, उसमें जो मीडियम यूज़ करते हैं उनको ग्रो करवाने के लिए, वो अगर अगर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली जो वहाँ पे जो शुगर यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, गैलेक्टोज होती है। तो यहाँ से जनरली क्या होता है, आपको कॉम्पिटिशन विंडो के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।